हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरभि तिवारी है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आउट हो गई हैं, जिनके एग्ज़ाम्स डेट भी आ गई हैं, जो कि जुलाई में है। तो आज से हम लोग देखेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी जो रचनाएँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाटक। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में कुल शायद 5 या 6 नाटक लगे हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो हम लोग एक-एक करके सभी नाटकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो सब आज मैं लेके आई हूँ लहरों के राजहंस, जो मोहन राकेश का एक बहुत ही सुंदर नाटक है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हालाँकि ये नाटक अभी मैंने पहली बार ही पढ़ा है, तो मुझे जो चीज़ें इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण लगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, मैंने वो इस क्लास में इसमें संकलित किया है। आई होप ये इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और पढ़ने की एक दिशा पता चलेगी। तो ऐसे करके मैं सारे नाटकों के प्रश्न लेके आऊँगी, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं या जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, क्योंकि जो इसमें नाटक लगे हुए हैं वो अन्य परीक्षाओं में भी लगे हुए हैं। तो जैसे लहरों का राजहंस एक बहुत ही अच्छा नाटक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, यह मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के 2 और नाटक हैं, जो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, क्योंकि वो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं और वो दोनों नाटक भी मुझे बहुत पसंद आए थे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, मोहन राकेश का। इसका आंसर होगा सी। और उसके बाद दूसरा सवाल है, लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष। तो इसका सवाल है 1963। लहरों के राजहंस का जो प्रकाशन वर्ष है 1963 है। 1958 शायद गलती से मार्क हो गया है, 1963 है। ठीक है। तो हमारा तीसरा सवाल है, प्रकाशन की दृष्टि से लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। मतलब पहला नाटक है, दूसरा नाटक है, तीसरा नाटक है, आखिरी है। तो ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश का दूसरा नाटक है। इनका पहला जो नाटक था वो है आषाढ़ का एक दिन, जो 58 में आया था। लहरों के राजहंस 63 में आया था। और इनका जो तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो 69 में आया था। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष। अभी मैंने बताया था कि आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1958 है। ठीक, 1958 आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963। ठीक है। और आधे अधूरे 1969 में आया था। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने देखा ये किन्हीं परीक्षाओं में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। तो है हमारा सवाल, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? तो ये इसका आंसर होगा अश्वघोष सौंदरनंद। अश्वघोष सौंदरनंद संस्कृत का कोई नाटक है, उसी को बनाया गया है। ठीक है। और उसके बाद हमारा छठा सवाल है, मोहन राकेश की किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार लहरों के राजहंस को ही प्राप्त है, जो कि 1963 में आया था। आई होप ये सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। 1963 में इस रचना को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं लहरों के राजहंस, उसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है। अब हमारा 7वां सवाल है, प्रवृत्ति, निवृत्त तथा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश की किस नाटक में प्रदर्शित होता है? तो ये हमें लहरों के राजहंस में। ओके। तो ये हमें प्रदर्शित होता है लहरों के राजहंस में। लहरों के राजहंस का जो नायक है वो नंद है, और जो नायिका है वो सुंदरी है। और इसमें यशोधरा और बुद्ध का भी जिक्र आया है, जो कि सूच नायक और नायिका है, मतलब कि जो प्रत्यक्ष रूप से नाटक में विद्यमान नहीं है, पर उनका जिक्र बार बार नाटक में आता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, हमारा 8वां प्रश्न है, मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सौंदरनंद को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा की रचना नहीं की? तो अब इसमें बताना है कि नहीं की। आप लोग सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं इसमें लिखा होता विधा की रचना की, तो हमारा पहला ध्यान जाता नाटक पर। इसमें दिया है नहीं की, तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार मैं सवाल फिर से पढ़ती हूँ। मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सौंदरनंद को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा की रचना नहीं की? तो उन्होंने उपन्यास विधा की रचना नहीं की। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें उपन्यास ही क्यों है, क्योंकि मोहन राकेश जो ये नाटक लिखते हैं लहरों के राजहंस,
वो अपनी भूमिका में इसके लिखते हैं कि उन्होंने पहले इसे कहानी की तरह लिखा, फिर रेडियो नाटक के रूप में लिखा, फिर इसका जो पूर्ण रूप आया वो आया लहरों के राजहंस के रूप में, नाटक के रूप में। तो इसका आंसर होगा उपन्यास। उन्होंने कहानी की तरह लिखा, रेडियो की तरह नाटक, फिर नाटक की तरह लिखा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर डी है उपन्यास। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है, मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले ज़मीन को किसने पूर्ण किया? ये मोहन राकेश का एक और चौथा नाटक है जो शायद अपूर्ण रह गया था, जो उनके शायद मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, या उसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। वो है, आषाढ़ का एक दिन के बाद यह मेरा दूसरा नाटक है। मोहन राकेश ने यह बात अपने किस नाटक की भूमिका में लिखते हैं? तो ये आप लोगों को ज़रूर से पता ही होगा, लहरों के राजहंस के बारे में। वो भूमिका में उनका पहला शब्द यही है कि आषाढ़ के एक दिन के बाद यह मेरा दूसरा नाटक है। किसी भी रचना, नाटक, उपन्यास या काव्य जो भी लगा है, उनकी भूमिकाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि भूमिका के थ्रू ही हमें लेखक के विचार और वो नाटक में लिखना क्या चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, पता चलता है, और तमाम फैक्ट भी पता चलते हैं। तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उससे सवाल भी आजकल परीक्षाओं में बहुत बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, लहरों के राजहंस अपने पहले रूप में नाटक नहीं बल्कि, ये मैंने आपको बताया ना कि लहरों के राजहंस नाटक के रूप में लिखने से पहले मोहन राकेश इसे लिखते हैं, और वो अपनी भूमिका में बताते हैं कि पहले वो इसको एक कहानी की तरह लिखते हैं, फिर वो रेडियो नाटक की तरह लिखते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई है, तो लास्ट में जो अंतिम रूप आता है वो लहरों के राजहंस नाटक के रूप में प्रकाशित होता है। तो उन्होंने पहले इसे एक कहानी के रूप में लिखा था। ठीक, तो पहले कहानी के रूप में, फिर रेडियो नाटक के रूप में, उसके बाद फाइनल नाटक के रूप में आया, और हम लोग के सामने है, और एक बहुत ही हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस को मोहन राकेश ने कहानी के रूप में कब लिखा था? ठीक है, तो अब इसका ये सवाल है, जिसे मैंने आपको बताया कि लहरों के राजहंस को पहले उन्होंने कहानी के रूप में लिखा, फिर रेडियो नाटक के रूप में लिखा, फिर ये फाइनल लहरों के राजहंस नाम से प्रकाशित हुआ। तो उन्होंने इसको 1946-47 में कहानी के रूप में 1946-47 में कहानी के रूप में लिखते हैं, और वो भूमिका में इस बात को बताते हैं कि उन्होंने पहले से कहानी के रूप में लिखा, फिर रेडियो नाटक के रूप में प्रसारित करवाया, उसके बाद उन्होंने इसे लहरों के राजहंस नाम से प्रकाशित करवाया था। फिर आता है, लहरों के राजहंस नाटक का पात्र नहीं है। तो सारी रचनाएं जो लगी हुई हैं उनके पात्र मुख्य हो या गौड़ पात्र हो, सब बहुत ही ज़रूरी होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें आप बताना है कि पात्र नहीं है पूछा है, तो इसका लहरों के राजहंस नाटक का पात्र नहीं है ध्रुव स्वामी, क्योंकि ध्रुव स्वामी आप लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, उसकी एक मुख्य पात्र ध्रुव स्वामी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है उसकी पात्र है। बाकी नंद, अलका और सुंदरी ये सब लहरों के राजहंस के पात्र हैं, जिसमें सुंदरी इस नाटक की नायिका है। फिर है, लहरों के राजहंस कितने अंकों का नाटक है? कोई भी नाटक अगर है तो सब उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि वह कब प्रकाशित हुआ और उसमें कितने अंक हैं, उसके मुख्य पात्र कितने हैं। तमाम परीक्षाओं में इन तीनों टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न बनते रहे हैं, तो आपको जितने भी नाटक लगे हैं उनके अंक हमेशा कंठस्थ होने चाहिए। तो लहरों के जो राजहंस नाटक है वो 3 अंकों में प्रकाशित है। प्रकाशन 1963 मैंने आपको बताया था, और जो है वो 3 अंकों में प्रकाशित हुआ है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? जितने भी लेखक, साहित्यकार, कवि जो भी हमारे किसी भी परीक्षाओं के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका जन्म तो हमें और उनका जन्म स्थान हमें हमेशा कंठस्थ होना चाहिए। तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कहने का अधिकार ना हो तो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को होता है। कहने का अधिकार ना हो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को होता है, यह कथन लहरों के राजहंस नाटक के किस पात्र का है? तो यह कथन नंद का है। नंद अपनी पत्नी सुंदरी से यह बात कहता है कि कहने का अधिकार ना भी हो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को होता है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। लहरों के राजहंस नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो यह कथन जो है श्वेतांग का है। श्वेतांग एक इसका पात्र है लहरों के राजहंस का, जो राज अधिकारी होता है इस नाटक में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को
नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। नाटक में यह कथन किसने किससे कहा है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, और एक बहुत अच्छा कोट भी है। तो ये नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह लहरों के राजहंस में यह कथन जो है वो सुंदरी का है, जो सुंदरी अलका से कहती है इस बात को। तो आप लोग इसको ज़रूर कहीं नोट कर लें, क्योंकि इस सवाल के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे अपना अगला सवाल, प्रवृत्ति, निवृत्ति और आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित होता है? तो इसका जवाब है लहरों के राजहंस। इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति वो सांसारिक सुख भी चाहता है और वो वैराग भी चाहता है। तो प्रवृत्ति से निवृत्त, आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? लहरों के राजहंस में। और यह नंद के द्वारा दिखाया, पात्र जिसका मुख्य पात्र नंद है उसके द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लहरों के राजहंस मोहन राकेश के किस नाटक का संतुलित रूप है? तो मैंने आपको बताया ना कि जब लहरों के राजहंस की भूमिका में मोहन राकेश लिखते हैं कि पहले वो इसे कहानी की तरह लिखते हैं, फिर उसके बाद रेडियो नाटक की तरह सॉरी, फिर उसके बाद ये इसको लिखते हैं नाटक की तरफ और उसको कुछ और नाम देते हैं, जिसका नाम रहता है रात बीतने तक। लेकिन फिर बाद में उन्हें लगता है तो वो उसको लहरों के राजहंस से प्रकाशित करते हैं। तो ठीक है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश के किस नाटक का संतुलित रूप है? तो रात बीतने तक। पहले वो इसे रात बीतने तक नाम से लिखते हैं, उसके बाद लहरों के राजहंस नाम से प्रकाशित करवाते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करके शायद आखिरी अंक में वो चेंज करते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लहरों के राजहंस नाटक में मैत्रेय कौन है? तो ठीक है, लहरों के राजहंस नाटक में मैत्रेय एक पात्र है, जो मुख्य पात्र तो नहीं है पर उसकी भूमिका है पात्र में, नाटक में है। तो वो नंद का दोस्त रहता है। नंद जो नाटक का नायक है उसका दोस्त रहता है मैत्रेय। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। चलो, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कुछ नए प्रश्न के साथ, हो सकता है इस नाटक के, या मुझे लगा या मैं दूसरा नाटक देखती हूँ, जो भी पढ़ूंगी उसके कुछ सवाल मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, पढ़ाई करें। बाय बाय।